हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लर्निंग की थ्योरी के क्रम में यानी लर्निंग के अधिगम के सिद्धांत के क्रम में अधिगम का नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, जो है CH हल का प्रबलन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत भी, और इसका दूसरा नाम है अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो CH हल की थ्योरी क्या कहती है अधिगम के संबंध में, इसे भी आज हम पढ़ लेंगे। इस सिद्धांत को CH हल ने दिया था, जो बेसिकली एक इंजीनियर थे, उन्होंने दिया था, और ये व्यवहारवादी संप्रदाय से थे होते हुए भी, परंतु इन्होंने पशुओं पर प्रयोग नहीं किए। CH हल व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं? पुनर्बलन की बात करते हैं, दंड की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, और पशुओं पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। तो जो CH हल थे वो व्यवहारवादी थे, परंतु उन्होंने पशुओं पर प्रयोग नहीं किए हैं। इस सिद्धांत को परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत को परिकल्पित निगमन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मानव व्यवहार का निरीक्षण कर तर्क के आधार पर सिद्धांत का विकास किया गया, यानी कि डायरेक्ट मानव व्यवहार का निरीक्षण किया गया, इसमें पशुओं पर प्रयोग नहीं किए गए। फिर एक सिद्धांत विकसित किया गया जो कि टोटली किस पे? तर्क पर आधारित था, इसीलिए इसको परिकल्पित निगमन भी कहते हैं, है ना। तर्क के आधार पर एक अपना नया नियम बनाया। इस सिद्धांत में इन्होंने पुनः कुछ गणितीय समीकरणों को भी निरूपित कर उसके आधार पर आवश्यकता को महत्व दिया। इन्होंने कहा भाई सबसे केंद्र में है प्राणी, यानी आवश्यकता केंद्र में है, इसीलिए इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत, और एक नाम है उसका उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत, यानी गोल ओरिएंटेड लर्निंग। ये सभी इस सिद्धांत के नाम हैं। अब इस सिद्धांत में इन्होंने SOR सूत्र दिया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने SOR सूत्र दिया। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो SOR सूत्र किसने दिया, तो वो वुडवर्थ पे जाता है। SOR थ्योरी किसने दी, तो वुडवर्थ ने दी, लेकिन SOR सूत्र इन्होंने दिया है, ऐसा भी ऑप्शन में आपके पास आ सकता है। तो जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि प्राणी कहाँ है? केंद्र में है, और जो एक्टिविटी प्राणी करेगा वो ही किसी उद्दीपक का कारण बन जाएंगे, ऐसा कहते हैं। इसमें उद्दीपक प्राणी की दशा पर निर्भर करता है, जो अनुक्रिया का परिणाम होता है, यानी जो उद्दीपक है वो प्राणी की दशा यानी प्राणी पर डिपेंड करता है। कि मान लीजिए आज हमारी स्थिति सही नहीं है, आज हमें भूख लग रही है, हमारी मनोदशा ऐसी है कि हम भूख से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हम अनुक्रिया करेंगे यानी खाना बनाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो जो खाना बनाना है वो हमारे उद्दीपक पर निर्भर करेगा। तो यही इस लाइन में कहा गया कि उद्दीपक प्राणी की दशा पर निर्भर करता है। जो उद्दीपक रहेगा वो प्राणी की दशा पर निर्भर करता है, जो अनुक्रिया का परिणाम है। प्राणी की दशा है, जो उद्दीपक है वो किसका परिणाम है? अनुक्रिया का परिणाम है। यानी हमें भूख, प्राणी की दशा ये थी कि भाई हमें भूख लग रही थी, भूख से पीड़ित थे, ये हमारी दशा थी। अब जो हमने प्राणी की दशा पर निर्भर ऐसे कर रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने भूख के लिए खाना बनाया, ये हमने अनुक्रिया करी, और ये जो अनुक्रिया का परिणाम निकला, जो खाना बन के हमारे पेट में गया, जो हमारी भूख शांत हुई, वो हमारे लिए उद्दीपक बन जाएगी। तो यही लाइन कहते हैं, ये सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव के नियम पर आधारित है। कि भाई अगर हमें प्रभाव पड़ेगा, हम किसी समस्या से ग्रसित हैं, अगर हमें प्रभाव पड़ेगा तो वो जो चीज़ हमें प्रभावित करेंगी, जिन चीज़ों से हमें लाभ होगा, वो हमारे लिए उद्दीपक बन जाएगा। तो ये प्रभाव का नियम जो है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके नियम पर आधारित है। हल ने व्यवहार का गहन निरीक्षण कर 16 स्वयं सिद्धियाँ भी दी हैं। क्या दी हैं? 16 स्वयं सिद्धियाँ दी हैं CH हल ने, जिसमें जीव के अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या की गई। इन 16 स्वयं सिद्धियाँ जो CH हल ने दी हैं, इसमें लर्निंग प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या दी गई है। इनके अनुसार सभी जीवों में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम होता है। सभी जीव क्या होते हैं? अपने आप में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम होते हैं, यानी अपने आप अपनी समस्या का समाधान करने वाले होते हैं। जो उनकी समस्या है, प्यास लगी है तो अनुक्रिया करेंगे, पानी भरने जाएंगे, और जो पानी भरने जाएंगे वही पानी भर के उनकी जो प्यास मिटेगी, भाई उनके लिए उद्दीपक बन जाएगी। तो ऑटोमेटिक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। भाई प्यास लगेगी तो अपने आप पानी भरेगा, है ना। तो ये अपने आप समस्या का अपनी समाधान करेगा। जो अपनी जैविकीय समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है
कि जो उनकी फिजिकल नीड है या फिर कहें हम जो उनकी सोशल नीड है या फिर तो कहें हम उनकी जो नीड है समाज में या उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं, उन सभी की पूर्ति के लिए इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। जो अनुक्रिया करेगा, जो अनुक्रिया का परिणाम होगा वो उद्दीपक होगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है? मनुष्य की दशा पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने प्राणी को बीच में रखा। एसओआर का अगर मैं फुल फॉर्म यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो एस मीन्स क्या होता है? ओ मीन्स होता ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ओ मीन्स होता है आपका ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ओ मीन्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव। एस से होता है आपका स्टिमुलस। ओ आर से होता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये आपका स्टिमुलस है, ये रिस्पॉन्स है। आर से रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ है सिद्धांत में। आवश्यकताएं व अनुक्रिया अथवा व्यवहार जो आवश्यकता की में कमी लाता है अधिगम कहलाता है। आवश्यकता में कमी लाना इन द सेंस जो उसकी ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई, कम हो गई, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, वही अधिगम कहलाता है अकॉर्डिंग टू द CH हल। आवश्यकताएं व अनुक्रिया अथवा व्यवहार को जो व्यवहार में जो आवश्यकता है उसमें कमी लाना ही अधिगम कहलाता है। यानी जो हमारी आवश्यकता थी वो कम हो गई, अब हमारी समस्या सॉल्व हो गई, यही अधिगम है अकॉर्डिंग टू द CH हल। आगे बढ़ते हैं। CH हल कहते हैं चालक अर्थात क्रियाशील अथवा गतिशील होना। यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, स्किनर के क्रियासूत्र, अनुबंधन सिद्धांत व पेवलाव के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो चालक या अंतर्नोद का या गतिशील का सिद्धांत है, गतिशीलता का सिद्धांत है, ये किन किन सिद्धांतों से मतलब संबंधित है या फिर कहें किन किन का रूप है संबंधित? तो क्रिया प्रसूत का भी है, थॉर्नडाइक का भी है, प्रत्यावर्तन का भी है, पेवलाव का भी है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्युत्तर प्रतिक्रियाओं को पुनर्वलित करने का परिणाम ही अधिगम है। प्रत्युत्तर प्रतिक्रियाओं को पुनर्वलित करने का, प्रत्युत्तर यानी जो रिपीट होती रहे बार बार, ऐसी क्रियाओं को पुनर्वलित यानी स्टिमुलेट करते रहो बार बार, उनका जो रिजल्ट निकलेगा वही अधिगम है। इस सिद्धांत के शैक्षिक लाभ क्या है, एजुकेशनल इसके फायदे क्या हैं? इसमें आवश्यकता को ध्यान में रखकर पूर्ति पर बल दिया जाता है। सबसे पहले जीव की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, प्राणी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, प्राणी को केंद्र में रखा जाता है, बाकी चीज़ों को केंद्र में नहीं रखा जाता है ना। तो प्राणी के अनुसार ही स्टिमुलस बन जाएगा, वो जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति करेगा वो क्रियाएं उसके लिए स्टिमुलस बन जाएंगी यानी उद्दीपक बन जाएंगी। तो आवश्यकता को केंद्र में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिगम में उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्ति पर ज़्यादा ध्यान दें, तभी बालक सक्रिय रहेगा। ऐसा नहीं है आप फालतू की एक्टिविटीज़ तो क्लास में बहुत करवा रहे हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य है, जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, जो उसकी रुचि और इंटरेस्ट के अनुकूल है, ऐसी एक्टिविटी को ज़्यादा केंद्र में रखें, तभी बच्चा ध्यान देगा। फालतू की एक्टिविटी से बच्चा भी दूर हटेगा, कह रही है तो फालतू का कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ करवाते ही रहते हैं, तो कभी कुछ करवा रहे हैं कभी कुछ, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में ज़्यादा जो चीज़ें हेल्प करें वो चीज़ें ज़्यादा करवाएं। तो ये एक इसका फ़ायदा है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक लाभ रहेगा। प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए, मोटिवेट भी बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी है, मोटिवेशन की बात करते ही है। प्रेरणा दी जानी चाहिए, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि बेटा करोगे तभी तुम्हारी आवश्यकता खत्म होगी या फिर आवश्यकता कम होगी या तुम्हारी समस्या सॉल्व होगी। पुरस्कार और दंड का अधिगम प्रक्रिया में प्रावधान होना चाहिए। ये तो सभी कहते हैं, जितने भी व्यवहारवादी हैं, पुरस्कार दंड मोटिवेशन इन सभी की बात करते ही है। ये कहते हैं कि भाई पुरस्कार और दंड का भी बराबर से प्रयोग होना चाहिए अधिगम प्रक्रिया में, क्योंकि जब बच्चा अच्छा करता है तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए ताकि वो पुनर्बलित हो, और जब वो कोई गलत काम कर रहा है तब उसे दंडित भी किया जाना चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और आगे से वो चीज़ को न दोहराए। तो ये सभी था हमारा आज के लिए अधिगम का CH हल का सिद्धांत। कैसी लगी ये थ्योरी आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और ये सिद्धांत आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दें ताकि मैं और अच्छा इसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस यही था आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए चीज़ को डिस्कस करेंगे।